ठीक है। देखिए कल लास्ट क्लास में हमने प्रश्न किया था कि मृदा के कारकों को समझाइए, मृदा के कौन कौन से फैक्टर है। यह मृदा के कारकों को समझाने वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के उपाय। क्वेश्चन है मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के उपाय। एमपी ज्योग्राफी से मेंस में सीधा क्वेश्चन आ सकता है, मृदा की उर्वरता को बनाए रखने के उपाय। इसके आंसर में पहला पॉइंट आएगा भूमि का उचित उपयोग। भूमि का उचित उपयोग किया जाए तो मृदा की उर्वरता को बनाया जा सकता है। कैसे? देखिए कई बार ऐसी फसलें उगाई जाती है जिससे मृदा की उर्वरता खत्म हो जाती है। तो भूमि का इस तरह से इस्तेमाल किया जाए कि कई लोग जो है तीन तीन बार फसलें उगा लेते हैं, तो कुछ समय के लिए भूमि को परती छोड़ना पड़ता है। भूमि को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता है, फिर दोबारा उसमें जो है वो फसल उगाई जाती है। अगर साल में कुछ महीने भूमि जो है वो अगर खाली छूट जाती है, यानी मृदा जो है उस पर कोई फसल नहीं उगाया जाए, तो मृदा की उर्वरता में इजाफा होता है, वृद्धि होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है पहला पॉइंट में कि मृदा की उर्वरता बनाने के लिए मृदा का उचित उपयोग किया जाए। दूसरा, देखिए मृदा की उर्वरता को बचाने का दूसरा तरीका ये है, और बनाए रखने का दूसरा तरीका ये है, कई क्षेत्रों में जहां पर सिंचाई की बहुत ज्यादा उपलब्धता है, ऐसे राज्य जहां पर सिंचाई बहुत अच्छे मात्रा में मिलती है, अच्छी अच्छी एक व्यवस्थित सिंचाई दी गई है, वहां पर भूमि की उर्वरता इसलिए खत्म हो रही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा पानी पिला रहे हैं। अगर मृदा को अगर मृदा को ज्यादा पानी भी पिलाएंगे तो भी मुश्किलात पैदा हो सकती है। इसलिए जल का व्यवस्थित तरीके से उपयोग किया जाए, यानी जितनी उस फसल को आवश्यकता है उतनी की जाए। पंजाब में अक्सर ये देखा गया है कि वहां के लोगों के पास बड़ी बड़ी नहरें हैं, तो बड़ी बड़ी नहरें जो सरकार ने उनको उपलब्ध करवाई है उनका उपयोग वो पूरी तरह से करते हैं, लेकिन ज्यादा पानी पिलाने की वजह से वहां की मृदा में लवणीयता पैदा पैदा हो गई है, वहां की मिट्टी जो है वो लवणीय होना शुरू हो गई है। ऐसे में क्या होता है कि मृदा के जो परिच्छेद छेद जो होते हैं जो मिट्टी को सोखते हैं, वो छेद धीरे धीरे बंद हो जाते हैं और मिट्टी के सोखने की क्षमता कम हो जाती है। तो अगर जल की व्यवस्था व्यवस्थित की जाए, ठीक है ना, व्यवस्थित जल का उपयोग, यानी सिंचाई के पानी का व्यवस्थित उपयोग किया जाए, तो शायद ये कहा जा सकता है कि मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखा जा सकता है। तो दो पॉइंट हमने पढ़े, भूमि का उचित उपयोग, भूमि में जल की व्यवस्था करना, यानी व्यवस्थित तरीके से जल का उपयोग करना। कई सारी फसलों में खरपतवार बहुत नुकसान करता है। खरपतवार पर नियंत्रण, अगर आपने लगातार खेतों में खरपतवार को उगने दिया, अगर लगातार खेतों में खरपतवार उग रहा है और खरपतवार का नियंत्रण नहीं किया गया, तो धीरे धीरे जो भूमि है वो फसल की उत्पादन करना कम कर देगी और भूमि कन्वर्ट हो जाएगी बंजर भूमि में। तो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है खरपतवार पर नियंत्रण किया जाए। अगर खरपतवार पर नियंत्रण करना है तो उसके लिए आपको रासायनिक खाद, जैविक खाद का उपयोग करना पड़ेगा। तो ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। चौथा आपका पॉइंट है उचित फसल चक्र। उचित फसल चक्रण का उपयोग किया जाए, यानी फसलें बदल बदल कर बोना चाहिए। हर साल हम लोग फसलें एक जैसी बो रहे होते हैं तो उत्पादकता वैसे ही कम होती है। उन्नत बीजों का इस्तेमाल भारत में बहुत कम प्रतिशत किसान करते हैं।
अगर किसान लगातार उन्नत बीजों का प्रयोग करना शुरू करे तो शायद ये हो सकता है कि किसानों को उर्वरता बढ़ाई जा सके। वैसे भी सरकार ने 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने का एक जो टारगेट लिया है, उसमें ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मृदा की उर्वरता को भी बनाए रखना है और उसका उचित तरीके से उपयोग भी करना है। पांचवा पॉइंट में लिख सकता हूँ जैविक खाद का उपयोग। जैविक खाद का उपयोग, आपको पता है सरकार ने जैविक खाद के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने गोबर धन योजना शुरू की थी। भारत में गाय और भैंसों की संख्या इतनी ज्यादा है कि ऐसे में गोबर का काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन भारत में फिर भी केमिकल और उर्वरकों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, जैविक खाद का इस्तेमाल कम करते हैं। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है सिक्किम, जो 100% जैविक राज्य घोषित किया गया है। वहां पर केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, शुद्ध और जैविक खेती की जाती है। तो जब एक छोटा सा राज्य ये इनिशिएट कर सकता है तो बड़े राज्यों के लिए तो ये आसान हो जाता है। नेक्स्ट है रासायनिक खादों का उपयोग। और रासायनिक खाद का उपयोग, अब आप सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो बोल रहे हैं कि रासायनिक खाद का उपयोग नहीं करके जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए, रासायनिक खाद तो जमीन को खत्म करते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश की कंटेक्स्ट में बात करें तो मध्य प्रदेश में रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल की जो क्वांटिटी वो काफी कम है। तो मध्य प्रदेश की जमीन अभी वो नहीं हुई है जो पंजाब और हरियाणा में हालात है, यूपी में हालात है। वो लोग बहुत ज्यादा मात्रा में उर्वरकों की का इस्तेमाल करते हैं, वो बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। और उनके कंपैरिजन में मध्य प्रदेश में खाद का भी इस्तेमाल कम होता है और साथ ही साथ पेस्टिसाइड का भी इस्तेमाल उतना नहीं होता जितना करना चाहिए। तो भी रासायनिक खाद का उपयोग मध्य प्रदेश की जमीन में उर्वरता बनाने के लिए किया जा सकता है। तो ये मेंस का क्वेश्चन है जिसके आंसर आपको ये मिल सकते हैं। इसको थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से डिक्टेट कर दें, एक्सप्लेन कर दें तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। तो मृदा की उर्वरता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, ये 6 उपाय बिल्कुल रट लो, इसको सीधा आंसर लिखना है। भूमि का उपयोग, उचित उपयोग, व्यवस्थित जल का उपयोग। व्यवस्थित जल का उपयोग इसका मतलब है कि ज्यादा नहीं पिलाना है, उतनी ही मात्रा में पिलाना जितना चाहिए। खरपतवार पर नियंत्रण किया जाए, उचित फसल चक्रण, जैविक खाद का उपयोग और रासायनिक खाद का उपयोग। अगर ये कर दिया तो मृदा की उर्वरता को कम नहीं होने देंगे, यानी उसको बचाने का एक तरीका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मृदा अपरदन के कारण, नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा अपरदन के कारण। मृदा अपरदन के कौन कौन से कारण हैं? मृदा को कौन कौन सी चीज अपरदित करती है, यानी मृदा जो कटाव होता है वो किस वजह से होता है? सीधी सी बात है, दो एजेंट तो हमारे पास में है ही। वायु द्वारा, वर्षा द्वारा, नदियों द्वारा। तीन तो बिल्कुल सिंपल से फैक्टर हैं। वायु द्वारा, वर्षा द्वारा। अगर वर्षा बहुत ज्यादा हो रही, मूसलाधार बारिश हो रही ना, मूसलाधार, तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि वहां पर लैंडस्लाइड हो या भूमि का कटाव लगातार होता रहे। तो वायु जो है लगातार मिट्टी को उड़ा उड़ा के ले जाती है। वर्षा में मूसलाधार वर्षा उसका एक प्रकार है। नदियां बहती है तो नदियां भी कटाव करती है, तो ये आंसर क्वेश्चन भी हो सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट लिख सकते हैं हम लोग, जैसे जैसे वृक्षों की कटाई। वृक्षों की कटाई करने से भी नुकसान ये हो सकता है। वृक्ष जो है ये मिट्टी के को बांध के रखते हैं। अगर लगातार वृक्षों की कटाई हम अपने उपयोग के लिए कर रहे हैं तो ऐसे में मृदा की कटाई होना लाजमी है। तो मृदा की कटाई होना शुरू हो जाती है। एक और वहां पर ज्यादा मिट्टी का अपरदन देखा गया है जो ढाल वाले क्षेत्र जो है कारण है। जो जो क्षेत्र ढाल वाले हैं उन सभी क्षेत्रों में सीधी सी बात है, पानी गिरेगा तो सीधे बहना शुरू हो जाएगी।
समतल खेत में मिट्टी नहीं बहती है, ढाल वाले खेतों में मिट्टी ज्यादा बहती है। तो अब इसका आंसर लिख सकते हैं द फैक्टर्स ऑफ इरोजन ऑफ सॉइल। तो सॉइल इरोजन के जो फैक्टर्स क्या क्या है, वो है आपका विंड, वायु, दूसरा है वर्षा, प्रिसिपिटेशन या रेनफॉल जिसमें मूसलाधार वर्षा है, और नदी हैवी रेनफॉल लिख सकते हैं, नदियां, रिवर्स, वृक्षों की कटाई, कटिंग ऑफ ट्रीज, या इसको बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन। कटिंग ऑफ ट्री को बोल सकते हैं डिफॉरेस्टेशन। ढाल वाले क्षेत्र, स्लोपी एरियाज, जो एरिया स्लोपी रीजन होते हैं वहां पर भी ये समस्या हो सकती है। ठीक है, तो ये कई सारे क्वेश्चन है जिनका आंसर है। ठीक, नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि ये जब अपर्दन हो गया कारण, तो अपर्दन को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। हाथों हाथ दूसरा क्वेश्चन, रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। मृदा अपरदन के कारणों की हम लोगों ने चर्चा कर ली, जिसमें हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़े हैं। तो साथ ही साथ हम लोग देख लेते हैं कि उसको रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, अगर बहुत ज्यादा नदी तेजी से बह रही है तो नदी की बहाव को कम करने का तरीका है बांध बनाना। बांध बनाकर, देखिए उपाय अगर आपको नहीं सूझ रहे होते ना, तो एक तरीका है, जो आपके कारण है ना उसी से उपाय बना लीजिए। कारण मैंने बनाया कि नदियां बहुत ज्यादा कर रही थी, तो नदियों से क्या कर दिया, बांध बनाकर नदियों की स्पीड को कम कर दिया, नदियों के पानी को अलग से इकट्ठा कर लिया। अगर नदियों के पानी को क्वेश्चन देंगे आपको, क्लास में क्वेश्चन दिया जाएगा, अभी ये क्वेश्चंस कर लें। बहुत सारे क्वेश्चन मैं खुद ही क्लास में करा रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन नहीं बन रहे थे इस जगह से, क्योंकि मिट्टियों से जितने भी क्वेश्चन बन रहे थे मैं खुद ही करवा रहा हूँ, आपको दे नहीं रहा हूँ। और धीरे धीरे क्वेश्चन और दूंगा मैं, ठीक है। देखिए, मृदा के अपरदन को रोकने के उपाय क्या क्या है। उपाय वहीं से आएंगे जहां कारण थे। कारण था नदियां, नदियों से मैंने बांध बना करके उनकी स्पीड को कम कर दिया। दूसरा है वृक्षों की कटाई हो रही है, तो सीधी सी बात है, दूसरा कारण, दूसरा उपाय क्या हो सकता है, वृक्षारोपण उसका उपाय हो सकता है। यानी मृदा को के अपरदन को रोकने का दूसरा तरीका क्या है, वृक्षारोपण। तीसरा तरीका क्या है, देखिए, इसमें से अगर हम लोग देखें, ढाल वाले क्षेत्रों में, ढाल वाले क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हो रहा है, तो ढाल वाले क्षेत्रों में कृषि का तरीका बदल सकते हैं। ढाल वाले क्षेत्रों में अक्सर जो कृषि का तरीका देखा जाता है वो है सीढ़ीदार कृषि। इसको टेरेस फार्मिंग भी बोलते हैं, सीढ़ीदार कृषि। अगर मैं ये बोलूं कि ढाल वाले पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार कृषि का इस्तेमाल किया जाए, इस तरह से होती है वो, जैसे फॉर एग्जांपल ये पर्वत है, तो इस ढाल वाले क्षेत्र में ऐसे होगी, इसको काट काट के सीढ़ीदार बनाया जाता है और एक खेत बना लिए गए हैं। इससे क्या होता है कि मिट्टी का अपरदन रुकता जाता है। तो इस तरह की फॉर्मिंग की जाती है, कर्नाटक में की जाती है, तमिलनाडु में होती है, आसाम, उत्तराखंड, ऐसे रीजन में जहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश, वहां पर आपको इस तरह की खेती देखने को मिलेगी। तो ढाल वाले क्षेत्रों का सीधे सीधा आंसर क्या हो गया, ये उसका आंसर हो सकता है। ठीक है, तो उपाय में हम लोग ये उपाय लिख सकते हैं, मिट्टी के अपरदन को रोकने के उपाय। और भी उपाय अगर आपके दिमाग में है तो आप वो और भी उपाय कर सकते हैं। मेड़ बनाकर, खेतों के आसपास मेड़, मेड़ बनाकर भी ये किया जा सकता है। मेड़ बनाकर भी मिट्टी की कटाव को रोका जा सकता है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चंस के आंसर सीधे सीधे होंगे। अब हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि एमपी से रिलेटेड है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रकार, मध्य प्रदेश में किस तरह का मृदा अपरदन होता है, मध्य प्रदेश में या भारत में भी हो तो दो ही प्रकार है। मध्य प्रदेश में मृदा अपरदन के प्रकार, ये क्वेश्चन एक बार पूछा भी गया है, सीधा प्रकार का ही क्वेश्चन दे दिया गया कि अवनालिका अपरदन को समझाइए। अवनालिका अपरदन को समझाना है तो क्वेश्चन, अब प्रकार में दो तरह के प्रकार आते हैं। एक आता है अवनालिका अपरदन, अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन उन क्षेत्र में होगा जहां पर दो कंडीशन फुलफिल होगी। ये समझिएगा, अवनालिका अपरदन उन क्षेत्रों में ज्यादा होता है जहां पर दो कंडीशन फुलफिल होती है। पहली तो यह कि वो
पर्वतीय क्षेत्र हो। पर्वतीय क्षेत्र से मतलब है तीव्र ढाल वाला क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र से सीधा मतलब है तीव्र ढाल वाला क्षेत्र। ठीक है। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में ये पॉसिबल है कि वहां पर अवनालिका अपर्दन होगा। दूसरा, वहां पर भारी वर्षा होना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे क्षेत्रों में क्या करती है नदियां, मिट्टी को काट के नालियां बना लेती है। नालियां बना देती है, और नाली के फॉर्म में वो नाली धीरे धीरे बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है, बड़ी होती जाती है। उसी को बोलते हैं अवनालिका अपरदन। तो अवनालिका अपरदन उन क्षेत्र में ज्यादा होता है जहां पर भारी बारिश हो और वहां का ढाल तीव्र हो, पर्वतीय क्षेत्र हो। तो ये मध्य प्रदेश में ये मिट्टी का कटाव आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये अवनालिका अपरदन आपको देखने को मिलेगा मुरैना, भिंड और चंबल नदी घाटी। तो चंबल नदी घाटी में जो आपको देखने को मिलता है, वो सब देखने को क्या मिलता है? अवनालिका अपरदन का प्रकार है। ये मेंस में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक बार क्या इससे ज्यादा बार भी पूछा गया होगा कि अवनालिका अपरदन को समझाइए। अवनालिका अपरदन जब नदियां नाली के रूप में मिट्टी का कटाव करती है और ये नालियां विकराल रूप धारण कर लेती है, तो उसे अवनालिका अपरदन कहते हैं। लेकिन इसके लिए दो कारक जिम्मेदार है। ये अवनालिका अपरदन भारी वर्षा वाले क्षेत्र और तीव्र ढाल वाले क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तीव्र ढाल वाले क्षेत्र और भारी वर्षा वाले क्षेत्र, ये दोनों पॉइंट्स आप ध्यान रखें। दूसरा जो प्रकार है वो है परतदार अपर्दन। परतदार अपर्दन। परतदार अपर्दन में क्या होता है? अपर्दन होता है किस चीज का? यहां पर अपर्दन होता है मिट्टी की खाली एक परत का। मिट्टी की परत का अपर्दन होता है। कारण उसका, या तो वायु उड़ा के ले जाए, वायु उड़ा ले जाए, या तो उस परत को वायु, तेज हवा चल रही है वो उड़ा के ले जाए, या पानी में बह जाए। अब यहां पर भी कंडीशन है। ये वाला अपर्दन किन किन क्षेत्रों में होता है? ये होता है आपका मंद ढाल वाले, मंद ढाल वाले, और जहां बारिश की बौछार हो, भारी बारिश ना हो, नॉर्मल पानी गिरता हो। लेकिन एक कंडीशन यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर वनस्पति का अभाव होना चाहिए। वनस्पति का अभाव होना चाहिए। एक मिनट अच्छे से लिख देता हूं मैं। मंद ढाल वाले क्षेत्र, वर्षा की बौछार, और आखिरी जो स्टार वाला पॉइंट लिख रहा था मैं वो है वनस्पति का अभाव। वनस्पति का अभाव। वनस्पति का अभाव। देखिए, वो क्षेत्र जहां पर तीव्र ढाल है, भारी वर्षा है, वहां पर अवनालिका अपर्दन होगा। और वो क्षेत्र जहां पर मंद ढाल है, ढाल मंद है, बिल्कुल स्लोप कम है, और वर्षा भी ज्यादा नहीं हो रही, हल्की फुल्की वर्षा हो रही है, वनस्पति का भी अभाव है। तो ऐसे क्षेत्रों में जो वर्षा होती है वो परत सॉरी ऐसे क्षेत्रों में जो समस्या आती है वो है परतदार अपर्दन की समस्या। तो इसको आप समझ सकते हैं। ये सतपुड़ा और बालाघाट क्षेत्र में मिलती हैं। ये कहाँ पर ज्यादा मिलती हैं? सतपुड़ा रीजन में देखने को मिलती है, प्लस बालाघाट जिले में बहुत मिलती है। तो ये दो जगह की समस्या है। बालाघाट जिले की समस्या है और सतपुड़ा की समस्या है। बालाघाट जिले की समस्या है ये। तो आप ये क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। तो ये सब जो है दो तरह की समस्या है। अगर आपसे पूछे कि भारत में
मृदा अपरदन के कितने प्रकार है? तो भारत में भी आप दो ही प्रकार लिख सकते हैं। दो प्रकार को एक्सप्लेन किया तो भी आपका 5 नंबर वाला क्वेश्चन तो लगभग लगभग सही हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे ज्यादा समस्याएं अवनालिका अपर्दन की मध्य प्रदेश में आती है, जो कि चंबल नदी से रिलेटेड है। चंबल नदी जो कि बेडलैंड टोपोग्राफी के लिए प्रसिद्ध है, बीहड़ बनाती है, आपने इसके बारे में सुना जरूर होगा। तो मुरैना और भिंड वाले जो क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं वो जरूर जानते होंगे इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मृदा अपरदन के कारक कौन कौन से हैं? मैंने मृदा के निर्माण के कारकों की चर्चा की थी। मृदा अपन के अपरदन के कारक, क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है। देखिए, मृदा अपरदन के कारण कारक एक ही होते हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं। मृदा अपरदन के कारक समझाइए। ठीक है। मृदा अपरदन के कारकों की चर्चा करें। देखिए, मृदा अपरदन के कारकों की जब बात की गई तो दो तरह के कारक सामने आते हैं। एक कारक में आता है प्राकृतिक कारक। अगर कारकों के हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया तो आप इस तरह से क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एक है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानव जनित, मेन मेड, मानव जनित कारक। तो दो तरह के कारक हो सकते हैं। एक तो होता है प्राकृतिक कारक और दूसरा हो सकता है मानव जनित कारक। प्राकृतिक कारक में हम समझते ही हैं, वायु है, वर्षा है, नदियां हैं। ये वायु है, वर्षा है, नदियां हैं, उच्चावच यानी पर्वतीय पर्वत। जहां पर पर्वतीय क्षेत्र ज्यादा है वहां पर ज्यादा अपरदन होता है। तो पर्वतों का होना भी एक प्राकृतिक कारक है मृदा अपरदन का। तो आप प्राकृतिक कारकों में इन सबको लिख सकते हो। जहां मैंने वर्षा लिखा वहां आप ये भी लिख सकते हो, जलवायु भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जलवायु के अंदर वर्षा आती ही है। अगर आप जलवायु लिखोगे ज्यादा बेटर रहेगा। जलवायु के अंतर्गत वर्षा आती है और वर्षा की वजह से ही ऐसा होता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरह की समस्या है, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो ये अपरदन के कारक प्राकृतिक तो हो गए। मानव जनित अपरदन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? मानव जनित अपरदन के कारण के दोषपूर्ण कृषि पद्धति, ज्यादा उगाने के चक्कर में इंसानों ने मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया। मिट्टी बड़े बड़े खेत रख लिए लेकिन मेड़ नहीं बांधी। दोषपूर्ण तरीका है खेती करने का, तो उससे मृदा का अपरदन होता है। दूसरा, ज्यादा चीज ज्यादा ज्यादा खेती करने के चक्कर में वृक्षों की कटाई करना शुरू कर दी। वृक्षों की कटाई, तो ये भी एक कारक है मानव जनित कारक में। तीसरा, जनजातीय क्षेत्रों में एक खेती पाई होती है जो काफी गलत मानी गई है। हाल ही में सरकार ने उस पर बैन भी लगाया, प्रतिबंध भी लगाया है। जनजातीय भारत में एक खेती का प्रकार फॉलो करती है जिसको हम लोग बोलते हैं जूमिंग एग्रीकल्चर, जूम खेती। तो जूम खेती भी एक कारण है मानव जनित। आपको पता है जूम खेती में क्या होता है? ये जूम खेती भारत में जो ट्रेंड में देखी गई है, ये नागालैंड राज्य में अक्सर देखी जाती है। और इसके अलावा ऐसे कई राज्य हैं जहाँ की जनजातियां जो जंगलों में निवास करती है, वो जूम खेती का उपयोग करती हैं। ये लोग साइंटिफिक खेती को फॉलो नहीं करते क्योंकि इनको आइडिया नहीं है कि पेस्टिसाइड उर्वरकों का इस्तेमाल, खाद का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये किसी भी तरह का ऐसा इस्तेमाल नहीं करते और साथ ही साथ जनजातीय हल भी नहीं चलाते। ये धरती को माता के रूप में पूजते, ऐसे में हल चलाना सही नहीं समझते। ये सीधा फसल बोते हैं और ये क्या करते हैं, जंगलों को काट करके खेती युक्त छोटा सा खेत बनाते हैं। 2 से 3 साल तक उसमें खेती करते हैं। अगर उसमें लगातार उर्वरक और उसकी प्लविंग कल्टीवेशन नहीं किया जाता तो वैसे भी बंजर हो जाती है। फिर 2-3 साल के बाद ये नया जंगल काटते हैं, नई भूमि तैयार करते हैं। तो लगातार ऐसे जंगल काटेंगे, भूमि तैयार करेंगे तो वो भूमि तो का तो अपरदन होना शुरू हो जाए, तो खत्म होना शुरू होगी। तो ये एक तरीका है जिससे भी जो है कारक है मानव जनित। एक और दूसरा, वनाग्नि एक शब्द दिया गया है, वनाग्नि, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम लोग दावानल। अक्सर हर साल ये समस्या आती है, हर साल ये समस्या आती है
कि भारत में कहीं ना कहीं न्यूज में सुनने को मिल जाएगा कि जंगल में आग लग जाती है। ये कई बार मानव द्वारा जनित होती है, इंसानों द्वारा लगाई जाती है, क्योंकि हम लोग इतनी क्रियाएं करते हैं जंगलों के आसपास, इसलिए हमारे कुछ कहीं कुछ उद्योग धंधे चल रहे हैं, कहीं क्या चल रहे हैं, कहीं पर कुछ समस्या है। तो इन कारणों की वजह से जंगलों में आग लग जाती है। कुछ माफिया लोग जंगल को कटाई करने के चक्कर में भी आग लगा देते हैं। उत्तराखंड में अक्सर देखी गई, तो जंगल की आग लगने से पेड़ धीरे धीरे खत्म हो गए और वहां की मिट्टी का अपरदन शुरू हो जाएगा। तो वनाग्नि या दावानल भी एक ऑप्शन आप लिख सकते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता को खत्म करने के लिए ये प्राकृतिक कारण है और ये मानव जनित कारण है। ठीक है, तो ये हो गए आपके मृदा से संबंधित क्वेश्चन। एक आखिरी क्वेश्चन है जो आपको करके लाना है अगली क्लास में, मैं अगली क्लास में उसका आंसर बताऊंगा। प्रश्न जल्दी से लिख लीजिए। क्वेश्चन है, मृदा अवक्रमण को समझाइए। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं, मृदा अवक्रमण को समझाइए। इसका आंसर लिख के लाना सब लोग। व्हाट इज सॉइल डेग्रेडेशन? मृदा अवक्रमण को समझाइए। व्हाट इज सॉइल डेग्रेडेशन? मृदा मृदा अवकरण को समझाइए। और साथ ही साथ तथा कारक भी लिखें। क्या कारक है उसके, कारक भी बताएं। अच्छा प्रश्न है। मृदा अवक्रमण क्या है? अवक्रमण अपरदन से थोड़ा सा अलग चीज है, तो आप ढूंढोगे आंसर मिलेगा आपको, बहुत अच्छा आंसर मिल सकता है। तो मृदा अवक्रमण को समझाइए, ये प्रश्न प्रश्न का आंसर आपको अगली क्लास में मिलेगा। आप अपना उत्तर लेकर के आए, लिखे और उसको क्लास के अंदर रेटिफाई कर लें। ठीक है, अब आप लोग जो शुरू करने वाले हैं आज नया टॉपिक है मध्य प्रदेश में अपवाह तंत्र, या ऐसा कह सकते हैं मध्य प्रदेश में नदियां। मध्य प्रदेश की नदियों की बात करने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं भारत की नदियों की। बहुत सारी टर्म्स इसमें आएगी, उस टर्म्स का आंसर भी मैं क्लास के दौरान बताऊंगा। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नदियों की। तो कुछ वर्ड आते हैं जैसे नदी का उद्गम। उद्गम का मतलब होता है जहां से नदी निकलती है। अगर मैं कह दूं कि नर्मदा नदी अमरकंटक अनूपपुर से निकलती है, तो वो अमरकंटक जो अनूपपुर जो जगह में है वो उसका उद्गम स्थान है। और जब आप पढ़ते हो कि नर्मदा नदी जो है अरब सागर या कहीं लिखा है खंबात की खाड़ी में जाकर के गिरती है, तो खंबात की खाड़ी में जब वो गिरती है तो उसको बोलते हैं उसका मुहाना। तो मुहाना जो है, भारत में केवल दो ही मुहाने हैं, या तो कोई नदी अरब सागर में गिरेगी या कोई नदी बंगाल की खाड़ी में गिर सकती है। अरब सागर के अंदर खंबात की खाड़ी भी आती है, अगर आप अरब सागर भी लिख देते हो तो कोई समस्या नहीं है। तो दो तरीके के, तो मुहाने के आधार पर दो तरीके को बांटा गया है। और उद्गम के आधार पर भारत में नदियों को दो तरीके से बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां, दो तरह पे बांटा गया है। हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। प्रायद्वीपीय भारत का मतलब होता है वह भारत का वह हिस्सा जो समुद्र से सीमा टच करता है, समुद्र वाला एरिया जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, नीचे वाला एरिया। साउथ इंडिया अलग होता है और प्रायद्वीपीय भारत अलग अलग होता है, ध्यान रखिए दोनों चीजों को। तो मैंने क्या बताया, उद्गम के आधार पर नदियों को दो भाग में बांटा गया है, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीपीय भारत से निकलने वाली नदियां। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि मध्य प्रदेश की नदियां किस वाले सेक्टर में आएगी, हिमालय से निकलने वाली नदियों में आती हैं या प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में आती है, तो सीधा सीधा उसका आंसर होगा मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं सारी की सारी नदियां आती हैं प्रायद्वीपीय प्रकार की नदियों में। प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत मध्य प्रदेश की सारी नदियां आएगी। तो मध्य प्रदेश में हिमालय से निकलने वाली कोई नदी न तो आती है और न ही कोई नदी यहाँ पर बहती है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाले बड़े बड़े नदी तंत्र जो हैं वो केवल तीन नदी तंत्र हैं जो आपके सामने लिखे हुए हैं। गंगा नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। चूंकि हमारा जो टॉपिक है वो केवल मध्य प्रदेश की नदियों की ही बात करना है, तो हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों की ही बात करेंगे। एक छोटा मोटा मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया कि इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है।
कुछ चीजें समझने की जरूरत है, कुछ पॉइंट समझने की जरूरत है। हम लोग उनको कीवर्ड्स को समझ लेते हैं एक एक करके क्या क्या है। पहला तो समझ रहे हो आप, उद्गम क्या होता है। जिन जिन पॉइंट की हम लोग चर्चा करेंगे मैं उनको लिख देता हूँ। पहला पॉइंट जो हम समझेंगे वो है उद्गम क्या होता है। उद्गम वो जगह है जहां से नदी निकलना शुरू हो जाती है। मुहाना क्या होता है, ये शब्द आपको समझने होंगे। मुहाना क्या होता है। तीसरा, अपवाह तंत्र क्या होता है। अपवाह तंत्र किसे बोलते हैं, और अपवाह के प्रकारों की भी चर्चा हम लोग करेंगे। चौथा, सहायक नदी क्या होती है। सहायक नदी ये क्या होती है। पांचवा, अंतःस्रावी नदी क्या होती है। ठीक है, एक जगह वर्ड मिलेगा पूर्ववर्ती नदियां। पूर्ववर्ती नदी, पूर्ववर्ती नदियों का भी हम लोग पढ़ेंगे क्या है पूर्ववर्ती नदियां। एक शब्द आएगा आपके पास में, मौसमी नदी। मौसमी नदी क्या है, और एक होता है सदा नीरा। सदा नीरा नदी किसको बोलते हैं। ये तो ये 8 कुछ वर्ड है जिसकी हम लोग चर्चा करने वाले हैं आज की इस क्लास में। उद्गम क्या होता है, मोहाना क्या होता है, अपवाह तंत्र क्या होता है, सहायक नदी क्या होती है, अंतःस्रावी नदी क्या होती है। अंतःस्रावी, ये शब्द मैं अच्छे से लिख देता हूँ, बड़ा दिक्कत करता है ये। अंतःस्रावी, अंतःस्रावी नदी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इनलैंड रिवर। इनलैंड रिवर, अंतःस्रावी नदी। ठीक है, तो ये क्या होता है, पूर्ववर्ती नदी क्या होती है, मौसमी नदी क्या होती है, और सदा नीरा नदी किसे कहते हैं। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स हम लोग कर लेते हैं। पहला हमारा टॉपिक था उद्गम किसे कहते हैं। उद्गम क्या होता है, नदी जिस पॉइंट से, जिस क्षेत्र से बन करके निकलती है उसे नदी का उद्गम क्षेत्र कहा जाता है। जैसे अगर आपसे मैं नर्मदा नदी का उद्गम पूछूंगा तो आपका आंसर होगा अमरकंटक से निकलती है या मेकल श्रेणी से निकलती है। इसीलिए तो उसको मेकल सुता भी बोलते हैं, मेकल से निकलती है। अगर मैं आपसे पूछूं गंगा नदी का कहाँ है, तो गोमुख जो गंगोत्री उत्तराखंड में है वहां से है। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मानसरोवर के पास में एक ग्लेशियर है, चेमा युंगडुंग ग्लेशियर, तिब्बत से निकलती है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ऐसी कई सारी नदियां हैं जिन, हर एक नदी का उद्गम कहीं ना कहीं से तो होगा। अब जब उद्गम होगा तो नदी कहीं ना कहीं पर जाकर के गिरेगी। या तो नदी कहीं पर जाके गिरती है, किसी समुद्र या किसी महासागर में गिरती है, तो उसे उसका मुहाना कहते हैं। कुछ नदियां ऐसी होती है जो लंबाई में कम होती हैं और सीधी जाकर के समुद्र में नहीं गिरती हैं। जो नदी समुद्र में नहीं गिरती है वो किसी दूसरी नदी से जाकर के मिलती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। वह नदी जो किसी दूसरी नदी से जाकर के मिल जाती है उसको बोलते हैं हम लोग सहायक नदी। तो हम लोग बात कर रहे हैं उद्गम, तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। मोहाना की बात करेंगे। मोहाना क्या होता है, मान लो कोई नदी किसी उद्गम वाले क्षेत्र से चली है। नदी का उद्गम, ओरिजिन, और जा करके गिर जाती है, ये यहाँ पर इसका मुहाना है। तो जब नदी गिरती है ना, तो मुहाने के अंतर्गत दो तरह की शेप बनाती है। एक को बोलते हैं हम लोग डेल्टा, और दूसरे को बोलते हैं हम लोग एस्चुरी। एस्चुरी, एस्चुरी को हिंदी में बोलते हैं ज्वार नदमुख। एस्चुरी, ठीक है, इसको बोलते हैं ज्वार नदमुख। ज्वार नदमुख बोलते हैं इसको, एस्चुरी को। तो
ये दोनों में अंतर क्या है? देखिए, जब नदी मुहाने पर पहुंचती है और नदी अनेक धाराओं में टूट करके समुद्र में गिरे, ये ओशियन है। अगर नदी जब ओशियन में या किसी समुद्र में गिर रही है तो मुहाने पर वो एक नहीं अनेक धाराओं में टूट जाती है, तो उसे कहते हैं डेल्टा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वहां पर होगा जहां पर की चट्टानें कोमल चट्टानें हो और आसानी से इरोड हो जाती हैं। इरोड हो जाती हैं, आसानी से टूट जाती हैं। यानी मैं अगर बोलूं कि गंगा नदी जिस क्षेत्र से बह करके आती है वो ज्यादातर अवसादी चट्टानों से निर्मित होता है, और पूरे हिमालय का जितना भी अवसाद होता है वो जमा करके लेके आती है पहाड़ से, और मुहाने के वहां पर जमा कर देती है, ढेर ढेर हो जाता है पूरा, और दोबारा वापस जब पीछे से पानी आता है तो वो पानी उसी उसी अवसाद से निकलता है, तो अलग अलग धाराओं में टूट करके बह जाता है। पूरा दलदल मार्शल लैंड हो जाता है वहां पर, जैसे सुंदरवन का डेल्टा। तो इन क्षेत्रों में जहाँ की सॉफ्ट रॉक टोपोग्राफी हो, जहाँ की कोमल चट्टान स्थलाकृतियां हो, कोमल स्थलाकृतियां हो, वहां पर डेल्टा बनता है। जबकि दूसरा जो एस्चुरी वहां पर बनता है जहां पर कठोर चट्टानें हो और नदियां इरोजन नहीं करती हो, यानी जिस चट्टानों की टोपोग्राफी बेडलैंड हार्ड रॉक टोपोग्राफी हो। हार्ड मतलब जो जिसमें इरोजन कम होता है। जैसे मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी की ही बात कर ले, तो मध्य प्रदेश गोंडवाना भूमि का हिस्सा है, और मध्य प्रदेश की चट्टानें बेसाल्ट चट्टानों से, ग्रेनाइट की चट्टानों से बनी हुई है, ज्यादातर बेसाल्टिक रॉक्स हैं। और ये बेसाल्ट की चट्टानों पर यहाँ पर आपको इरोजन नहीं देखने को मिलेगा। आप हमेशा न्यूज़ पढ़ते होंगे तो आपको दो चीज समझ में आती है। आप हमेशा सुनते होंगे कि उत्तर भारत में हिमालय में लैंडस्लाइड की घटना हुई, उत्तराखंड में हुई, हिमाचल प्रदेश में हुई, जम्मू एंड कश्मीर में देखने को मिली, या कभी कभी पंजाब में भी पीर पंजाल वाला क्षेत्र है हिमालय का, वहां पर भी देखने को मिल जाती है। लेकिन कभी ये न्यूज में नहीं आता कि मध्य प्रदेश में कहीं पचमढ़ी में आपने ऐसा सुना। तो मध्य प्रदेश में ना सतपुड़ा में ऐसी घटना होती है, ना विंध्याचल में ऐसी घटनाएं होती हैं, क्योंकि यहाँ की चट्टानें बहुत कठोर होती हैं। और यही कारण है कि उत्तर भारत में आपको कोई जलप्रपात नहीं मिलेगा, दक्षिण भारत में जलप्रपातों की भरमार है। प्रायद्वीपीय भारत जो है वो हार्ड रॉक टोपोग्राफी है, इरोजन नहीं होता, इसलिए नदियां ऊपर से गिरती है और जलप्रपात बनाती है। तो एस्चुरी जब बनता है तो नदी सीधी जाकर के गिर जाती, एक ही धारा में गिर जाती है, और इसको बोलते हैं एस्चुरी। याद रखने का एक तरीका है, देखिए, भारत में जितनी भी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, मोस्ट 99%, 90% तो मान ही लीजिए, कुछ एक होगी छोटी छोटी जिन नदियों का मैप में भी जिक्र नहीं होता है, तो ज्यादातर नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सब डेल्टा बनाती है, जबकि वो नदियां जो अरब सागर में गिरती है वो एस्चुरी बनाती हैं। क्यों? क्योंकि बंगाल की खाड़ी वाला पश्चिमी घाट कटा फटा एरिया है, और पश्चिम सॉरी पूर्वी घाट जो बंगाल की खाड़ी के नजदीक पे पड़ता है, बंगाल की खाड़ी से लगा हुआ पूर्वी घाट हल्का एरिया है, जबकि अरब सागर से लगा हुआ पश्चिमी घाट हार्ड रॉक से बना हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर आपको एस्चुरी देखने को मिलेगी। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, भारत ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर के बनाती है, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहते हैं। जबकि भारत की सबसे बड़ी एस्चुरी नर्मदा नदी बनाती है, जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। मेरे ख्याल से दोनों चीजें क्लियर हो गई होगी कि मुहाने के अंतर्गत डेल्टा क्या होता है और एस्चुरी क्या होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज समझ लेते हैं हम लोग, अपवाह क्या होता है। अपवाह तंत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपवाह तंत्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। व्हाट इज ड्रेनेज सिस्टम? अफवाह तंत्र क्या है? होता क्या है, जब कोई नदी बह रही है, बहुत लंबी नदी है, इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य नदी। मुख्य नदी, जब किसी मुख्य नदी से छोटी छोटी अनेक नदी आकर के टकराए, मिल जा रही हैं, मिल जा रही है,
कोई मुख्य नदी जिससे उसकी सहायक नदियां मिल जाती है, तो मुख्य नदी और सहायक नदियों के पूरे क्षेत्र को, जो कैचमेंट एरिया होता है, ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र कहलाएगा अपवाह तंत्र। मुख्य नदी उसकी सहायक नदियों के साथ मिल करके अपवाह तंत्र का निर्माण करती हैं। ये ध्यान रखना। यानी अपवाह तंत्र एक मुख्य नदी और उससे मिलने वाली सभी वाहिकाओं या सहायक नदियों का मिला जुला रूप कहलाता है। और अपवाह तंत्र को आकार आकृति के आधार पर एनसीईआरटी के अनुसार 4 भाग में बांटा गया है। कई किताबों में इसके ज्यादा भाग मिल सकते हैं, लेकिन मैं आपको 4 प्रकार के अपवाह तंत्र की बात बताऊंगा। 4 प्रकार के अपवाह तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि एनसीईआरटी में इन चारों अपवाह तंत्र की ही बात की गई है। तो एक एक करके हम लोग अपवाह तंत्र समझते हैं। ये तो क्लियर हो गया होगा कि अपवाह तंत्र क्या है। देखते हैं वो 4 अपवाह तंत्र कौन से हैं। पहला जो अपवाह तंत्र उसका नाम है वृक्षाकार अपवाह तंत्र। वृक्षाकार अपवाह तंत्र। वृक्षाकार अपवाह तंत्र। वृक्षाकार का मतलब होता है जिसका शेप वृक्ष के आधार पर हो। इंग्लिश में इसको लगते हैं डेंड्रियाटिक। डेंड्रिटिक डेंड्रियाटिक ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये एक मुख्य नदी बह रही है, ये मेन रिवर है, मुख्य नदी है, तो उससे इस तरह से मिलती हैं उसकी सहायक नदियां, जैसे कि पेड़ की डालियां हो। जब पेड़-नुमा आकृति बन जाती है, इस तरह की कोई आकृति आपको अगर दिखे मैप पर, तो समझ जाएगा कि वृक्षाकार प्रकार की वो संरचना है। भारत की गंगा नदी इसका एक उदाहरण है। तो ये अपवाह तंत्र के प्रकार का जो पहला अपवाह तंत्र है, वो कुछ इस प्रकार का है। ये ऐसा भी बन सकता है, तो ऐसा भी बन सकता है। इस तरह का बन सकता है। ये सीधा है, ये उल्टा है, तो दोनों में से जो भी आपको दिखे, ये जो वृक्ष की डाली के समान या वृक्ष के समान दिखता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप। इसको बोलते हैं वृक्षाकार अपवाह तंत्र, डेंड्रियाटिक ड्रेनेज सिस्टम। ध्यान रखिएगा, ठीक है। पेड़ की शाखाओं के अनुरूप दिखने वाला तंत्र वृक्षाकार अपवाह तंत्र कहलाता है। तो ये तो पहला हो गया। दूसरी बात करते हैं, दूसरा वाला। दूसरे वाले को हम लोग बोलते हैं अरीय। दूसरे वाले को कहा जाता है अरीय अपवाह तंत्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं रेडियल। रेडियल टाइप का ड्रेनेज सिस्टम इसको कहा जाता है, रेडियल। तो अरीय में क्या होता है कि जब कोई पर्वत है, मान लो कोई पर्वत है, ये पर्वत वाला एरिया है। जब किसी पर्वतीय क्षेत्र से बहुत सारी अलग अलग नदियां सभी दिशाओं में बहना शुरू कर दे, जब किसी पर्वतीय क्षेत्र से या पर्वत से नदियां अलग अलग दिशाओं में बहना शुरू कर दे, तो उसको बोलते हैं अरीय प्रकार का अपवाह तंत्र। जैसे मध्य प्रदेश में अमरकंटक में मिलता है। गंगा नदी में कुछ इस तरह का मिल जाता है, जबकि मध्य प्रदेश के अमरकंटक में, जहां से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां एक ही पर्वत से निकलती है 3 अलग अलग दिशाओं में, तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो द्वितीय प्रकार का अपवाह तंत्र है, जिसको हम लोग अरी या रेडियल टाइप ऑफ ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं, तो ये रेडियल प्रकार का जो अपवाह तंत्र है, ये जो है आपका
ये जो है आपका अमरकंटक अपवाह क्षेत्र कहलाता है, जिसमें से नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां अलग अलग निकलती हैं। समझ में आ गया होगा द्वितीय प्रकार का। जब एक ही पर्वत से अनेकों सभी दिशाओं में नदियां एक साथ अलग अलग दिशाओं में निकले, तो उसको बोलते हैं अरी प्रकार का अपवाह तंत्र। मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वाली बात करते हैं, तीसरा। तीसरा होता है जाली नुमा। जाली नुमा अपवाह तंत्र। जालीनुमा अफवाह तंत्र। जालीनुमा अफवाह तंत्र में क्या होता है, जरा इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, इसको बोलते हैं ट्रेल्स। ट्रेलिस या ट्रेल्स ड्रेनेज सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जब कोई नदी, ओरिजिनल जो मेन नदी चल रही है, मान लो ऐसे चल रही है, ठीक है, इससे उसकी सारी सहायक नदियां समकोण पर मिल रही हो। अगर किसी मुख्य नदी से, किसी मेन नदी से उसकी सारी सहायक नदियां जो है, भले वो कैसी हो, उसकी सहायक नदियां कैसे मिल रही हो, समकोण पर, राइट एंगल पर मिल रही हो, बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर इस तरह से लगातार उसकी नदियां मिल रही हो, तो ऐसे तंत्र को कहा जाता है तैलीस या जालीनुमा अपवाह तंत्र। उसको बोलते हैं जालीनुमा ड्रेनेज सिस्टम। इसमें ये सारी नदियां पैरेलल होती है, सारी सहायक नदियां एक दूसरे के समांतर होती है, लेकिन जब मुख्य नदी से मिलती है तो वो उसके समकोण पर मिलती है। तो इसका आंसर कैसे बनेगा? जब नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हो। जब नदियां एक दूसरे के समांतर बहती हो और मुख्य नदी से समकोण पर मिलती हो, तो उसको बोलते हैं जाली नुमा अपवाह तंत्र। तो जाली नुमा अपवाह, देखिए जाली नुमा अपवाह तंत्र के उदाहरण जो है, गंगा नदी में आपको, जब बिहार के बाद की कंडीशन पढ़ोगे तो बिहार जब राज्य चलता है तो बिहार राज्य में ऊपर से, यानी नेपाल हिमालय से लगातार ऊपर से समकोण पे नदियां मिलती हैं। तो गंगा नदी का कुछ पार्ट है वहां पर ये देखा जा सकता है। वहीं पर यमुना में भी कुछ जगह सब देखा जा सकता है। तो जहां पर भी आपको मैप में इस तरह की बात मिले, यमुना का मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन गंगा का यह है कि जो बिहार वाला क्षेत्र है वहां पर ऐसा देखने को मिलता है। तो गंगा नदी पहले तो वृक्षाकार होती है, लेकिन बाद में जालीनुमा भी उसकी संरचना देखने को मिलती है। तो मैप में जिस तरह का आपको ये शेप दिख जाए, वो नदी तंत्र इस तरह का ही होता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं चौथे वाले पर। चौथे को बोलते हैं हम लोग अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र या सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र की बात कर लेते हैं। अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र में क्या होता है, जब सारी नदी, मान लो एक झील है, कोई झील या समुद्र जो भी है, तो अगर बहुत सारी नदियां अलग अलग दिशाओं में से आकर के एक ही झील में आकर के गिरे, जब बहुत सारी नदियां अलग अलग, अलग अलग दिशाओं से आकर के एक झील या तालाब में आकर के गिर जाए, तो इस प्रकार के अपवाह तंत्र को हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम या अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। तो चार प्रकार के अपवाह तंत्र आपको देखने को मिलेंगे। तो ये चारों अपवाह तंत्र अगर आप समझ लिए, तो आपकी कुछ चीजें आसान हो जाएगी। अपवाह तंत्र के प्रकार समझाइए, प्रकारों के आंसर आप लिख सकते हैं। लास्ट वाले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या किसी गर्त में मिले, नदियां चारों तरफ से बहकर किसी झील या गर्त में मिले, तो उसे कहते हैं अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र। तो चार प्रकार के अपवाह तंत्र की मैंने आपसे बात कर ली है। अब आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट हमने पॉइंट लिखा था।
अफवाह तंत्र का पॉइंट हो गया। बात करते हैं अफवाह तंत्र के बाद सहायक नदी, तो समझ गए वो नदी जो किसी नदी से जाकर मिल जाती है, सहायक नदी। नेक्स्ट होता है आपका अंतःस्रावी नदी। अंतःस्रावी नदी समझ लेते हैं। अंतःस्रावी नदी की बात करें तो देखते हैं ये क्या होती है। देखिए, या तो नदी मुख्य नदी हो सकती है, वो नदी जो किसी सागर में गिरे उसे मुख्य नदी कहते हैं। वो नदी जो किसी सागर में गिरे उसे मुख्य नदी कहते हैं। मान लो कोई नदी सागर में नहीं गिर रही, किसी दूसरी नदी में मिल रही है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। मान लो कोई नदी किसी नदी में किसी समुद्र में ना मिल रही हो और किसी दूसरी नदी में मिल रही हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं सहायक नदी। उसको बोलते हैं हम लोग ट्रिब्यूटरी। ठीक है, सहायक नदी। और तीसरा ऑप्शन आता है, मान लो ना तो सागर में गिरे ना किसी नदी की सहायक नदी हो। कोई नदी जो ना तो सागर में गिरे ना तो सहायक नदी होगी, सहायक भी नहीं और समुद्र में भी नहीं गिर रही है। वो जब कोई नदी समुद्र में नहीं गिरेगी, जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, ये इंडिया, कोई नदी यहां से आ रही है, कोई नदी यहां से आ रही है, दिख रही है नहीं दिख रही, ये जान लो ये नदी यहां से आ रही है। ठीक है, ये यहां से आ रही है और आकर के यहीं पर खत्म हो जाए बस। ना तो किसी नदी में मिल रही है और ना सागर में गिरे, तो ऐसी नदी जो धरती पर ही खत्म हो जाए, इसी पार्ट में आ जाए, इन इसको बोलते हैं अंतः स्रावी नदी। 2014 एमबीबीएससी प्री में क्वेश्चन भी आया था कि मध्य प्रदेश की भारत की अंतःस्रावी नदी कौन कौन सी है। भारत में केवल दो ही अंतःस्रावी नदी है, जान लेना। एक तो आपकी मिलेगी लूनी, जो राजस्थान में है। राजस्थान के अजमेर में एक पुष्कर झील है। राजस्थान के अजमेर जिले में पुष्कर झील से निकलती है। और कच्छ का रण जो कि गुजरात में स्थित है, वहां जाकर के विलीन हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। न तो समुद्र में गिरती है न किसी नदी से मिलती है। इसको बोलते हैं हम लोग अंतःस्रावी या इनलैंड रिवर। तो लूनी हो गई। दूसरी आपकी है घग्गर, जो कि शिमला से निकलती है। दूसरी नदी होगी आपकी घग्गर नदी, जो कि शिमला से निकलती है। घग्गर नदी भारत की दूसरी और दूसरी सबसे लंबी क्या है, अंतःस्रावी नदी है। तो लूनी और घग्गर दोनों चीज ध्यान रखना। लूनी निकलती है पुष्कर झील से, ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। और घग्गर नदी निकलती है आपकी शिमला से, जो कि थार के मरुस्थल में विलुप्त हो जाती है। तो मेरे ख्याल से ये अंतःस्रावी नदी का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर क्लियर हो गया होगा कि क्या मतलब होता है इसका। ठीक है, तो इसके बाद बात करते हैं हम लोग मौसमी नदियों की। मौसमी नदी का मतलब क्या होता है? देखिए, मौसमी नदी का मतलब होता है वह नदी जो किसी विशेष मौसम में बहे। मौसमी नदी क्या होती है और सदा नीरा क्या होती है? मौसमी नदी को इंग्लिश में बोलते हैं सीजनल रिवर और सदा नीरा को बोलते हैं पेरिनियल रिवर। तो पेरिनियल रिवर क्या होती है और सीजनल रिवर, सीजनल रिवर मतलब जो वर्ष भर न बहती हो। जो नदी वर्ष भर नहीं बहती है उसको हम लोग बोलते हैं मौसमी नदी। और जिन नदियों में वर्ष भर पानी रहता है, वर्ष भर बहती है। एक क्वेश्चन आया था कि क्या कारण है कि साउथ इंडिया की नदियां, क्या कारण है कि साउथ इंडिया की नदियां मौसमी होती है जबकि हिमालय से निकलने वाली नदियां जो है वो सदा नीरा होती है। तो उसका आंसर ये है कि देखिए, हिमालय से जो भी नदियां निकलती है उन सभी नदियों का उद्गम किसी न किसी ग्लेशियर से होता है। तो उन नदियों को पानी जो है दो तरीके से स्रोत है, दो तरीके से पानी मिल सकता है, दो सोर्सेस होते हैं। एक तो वो कि बरसात के पानी की वजह से उनको पानी मिला है तो वो बह रही है।
और जैसे ही शीत ऋतु के बाद ग्रीष्म ऋतु का आगमन होता है, गर्मी बढ़ने की वजह से ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होना शुरू हो जाते हैं। वो धीरे धीरे ग्लेशियर पिघलना शुरू हो जाते हैं, और ग्लेशियर के पिघलने के कारण, ग्लेशियर के पिघलने के कारण ही उनको दूसरी बार पानी मिलना शुरू हो जाता है। तो हिमालय से निकलने वाली नदियों को पानी के स्रोत दो दो हैं, जबकि दक्षिण भारत की नदियों में पानी के स्रोत एक सिंगल है, बरसात, उसके अलावा नहीं। लेकिन फिर भी दक्षिण भारत की नदियों से पूछा जाए, प्रायद्वीपीय भारत में तो वैसे भी नर्मदा नदी सदा निरा है। अगर दक्षिण भारत की यानी महाराष्ट्र से नीचे वाले राज्यों की बात की जाए, तो प्रश्न आता है कि दक्षिण भारत की ऐसी कौन सी नदी है जो 12 महीने बहती है। तो कावेरी एकमात्र नदी है जो 12 महीने बहती है, क्योंकि कावेरी नदी वाले क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून से भी वर्षा होती है और लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। हम लोगों ने वर्षा के प्रकार पढ़े थे, तो एक फैक्ट जरूर लिख ले कि इंडिया में कितने प्रकार की वर्षा, मतलब कितने टाइप से अलग अलग वर्षा में कब कब कितना कितना परसेंट होती है। मैं यही लिखा देता हूँ क्योंकि वो टॉपिक हल्का सा हम लोग टच किए हुए हैं। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि भारत में सबसे ज्यादा वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में टोटल वर्षा का जो भाग है, दक्षिण पश्चिम मानसून से सबसे ज्यादा वर्षा होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून कितनी वर्षा होती है? 75% वर्षा होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। जबकि उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून जो लौटता हुआ मानसून जिसको हम लोग बोलते हैं, इससे भारत में केवल 13% ही वर्षा होती है। कितने परसेंट वर्षा होती है? केवल 13% वर्षा होती है। जबकि जो तीसरा प्रकार आता है उसको हम लोग बोलते हैं मानसून पूर्व की वर्षा। मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा, मानसून पूर्व की वर्षा कुल 10% भाग पर गिरती है, 10% वर्षा देती है। और लास्ट जो बचा हुआ है 2%, वो आपको वर्षा का भाग मिलता है पश्चिमी विक्षोभ या चक्रवातों से। पश्चिमी विक्षोभ से, तो चक्रवात भी बोल सकते हैं हम लोग। और ये 2% मिलता है। तो इस प्रकार भारत में वर्षा 4 अलग अलग सोर्सेस से मिलती है। लेकिन ज्यादातर वर्षा जो मिलती है वो कहाँ से मिलती है? वो मिलते हैं आपको दक्षिण पश्चिम मानसून से मिलती है। तो ये एक डेटा लिखा जा सकता है जो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। देखिए मध्य प्रदेश की नदियों को कैटेगराइज कैसे किया गया है, थोड़ा कैटेगरी देख लेते हैं। दिशा के आधार पर हम लोग बांट सकते हैं मध्य प्रदेश की नदियों को। दिशा के आधार पर कैसे बांट सकते हैं? दिशा के आधार पर बांटे तो हम लोग बांटेंगे उत्तर की ओर बहने वाली नदियां। उत्तर की ओर यानी उत्तर दिशा में, यानी आगे जाकर भले ही वो मुड़ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मध्य प्रदेश से उत्तर की ओर बहने वाली, जिसमें हमारे कुछ नदियां इस प्रकार हैं। चंबल नदी, केन नदी, चंबल, केन, बेतवा और सिंध। ये चंबल, केन, बेतवा, सिंध, ये 4 नदियां तो वैसे आपको याद रखना है, क्योंकि चारों की चारों नदियां मिल जाती है गंगा में। ये चारों नदियां गंगा में मिलने वाली, सॉरी, यमुना में मिल जाती हैं। यमुना गंगा में मिलती है, तो गंगा की सहायक नदियों में इनका नाम आता है कि चंबल, केन, बेतवा और सिंध यमुना में मिलने वाली मध्य प्रदेश की 4 प्रमुख नदियां हैं। तो ये उत्तर जाती है सीधा। काली सिंध जो देवास जिले से निकलती है, और पार्वती नदी जो सीहोर, आष्टा सीहोर से निकल, सॉरी, हाँ, सीहोर के आसपास कैसे निकलती है, आष्टा सीहोर से। तो पार्वती नदी, चंबल, केन, बेतवा, सिंध और काली सिंध नदियां जो हैं, ये सारी की सारी उत्तर की ओर बहने वाली हैं। आगे जाकर भले ही ये पश्चिम दिशा में, पूर्व दिशा में बहने लगे, लेकिन मध्य प्रदेश से जब निकलती तो उत्तर दिशा में निकलती। दक्षिण की ओर बहने वाली 3 नदियां वेन गंगा, वर्धा और पेंच। वेन गंगा, वर्धा और पेंच, ये 3 नदियां जो महाराष्ट्र में जाती है, वेन गंगा वर्धा नदियां दोनों जाकर के गोदावरी में मिल जाती हैं। ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं जो मध्य प्रदेश से जाती है। हो सकता है प्रश्न बना दिया जाए कि मध्य प्रदेश से निकलने वाली ऐसी कौन सी नदियां हैं जो गोदावरी की सहायक नदी है, तो वेन गंगा और वर्धा मिल करके आगे जाके मिल जाती हैं ये, और ये जाके मिलती है सीधी गोदावरी नदी में।
पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जो है सोन है, और एक और है टोन्स। सोन और टोन्स, या इसको तमसा भी बोलते हैं। ये दोनों नदियां जो है पूर्व की ओर जाकर के, और यही दो नदियां हैं सोन और टोन्स, जो मध्य प्रदेश से जाने वाली और गंगा में सीधी मिलती है। गंगा की सीधी सहायक नदियां हैं ये। तो मध्य प्रदेश से गंगा में मिलने वाली सीधी सहायक नदियों के नाम अगर आपसे पूछेगा, तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका आंसर होना चाहिए सोन और तमसा। सोन और तमसा दो नदियां हैं जो सीधी मिल जाती है गंगा में। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात को भी। पश्चिम से मिलने वाली नदियां जो है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जो है वो तीन है। दो तो सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट रिवर, दैट इज नर्मदा, ताप्ती और माही। नर्मदा, ताप्ती और माही, ये दो सबसे इंपॉर्टेंट नदियां हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं नर्मदा नदी के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, मध्य प्रदेश में अफवाह तंत्र कौन कौन, गंगा नदी अफवाह तंत्र भी मध्य प्रदेश, मैंने बोला ना अफवाह तंत्र का मतलब क्या होता है। अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि किसी कोई मुख्य नदी और उससे जुड़ी हुई सभी सहायक नदियों के कैचमेंट एरिया को हम लोग अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो मध्य प्रदेश में गंगा की सीधी सहायक नदियां भी मिलती हैं। गंगा की सीधी सहायक नदियां कैसे, सोन और तमसा तो मिलती ही है। साथ ही साथ गंगा की जो सहायक नदी है सबसे बड़ी यमुना, उसकी भी सहायक नदियां हमारे पास में है, जिसमें चंबल, सोन, बेतवा के सब आती है। इवन चंबल का अपना एक तंत्र निर्मित हुआ जिसमें शिप्रा पार्वती आती है। तो देखा जाए तो मध्य प्रदेश के बहुत बड़े हिस्से में गंगा अपवाह तंत्र फैला हुआ है। गंगा नदी नहीं बहती है, लेकिन गंगा नदी का अपवाह तंत्र फैला हुआ है। तो मध्य प्रदेश में जो अपवाह तंत्र सबसे बड़ा हम लोग, वैसे तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र नर्मदा है जो सबसे ज्यादा एरिया के कैरी करती है, लेकिन उसकी सहायक नदियों से जोड़ा जाए तो गंगा नदी भी एक बड़ा अफवाह तंत्र है। उसके अलावा ताप्ती, गोदावरी और माही नदी अफवाह तंत्र है। ये इनके अफवाह तंत्र की बात क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये वो नदियां हैं, मध्य प्रदेश में देखी जाए तो अफवाह तंत्र वाली नदियां उन्हीं को बोलेंगे, उन मुख्य नदियों को बोलेंगे जो सीधी समुद्र में गिरती हैं। मध्य प्रदेश से कितनी भी नदियों की बात कर ले आप, इन नदियों के अलावा कोई ऐसी नदी नहीं सीधी जाकर के किसी समुद्र में मिलती है। नर्मदा नदी सीधी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। ताप्ती नदी सीधी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। माही नदी सीधी खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। गोदावरी नदी की जो सहायक नदियां है वो गोदावरी में मिलती है, और गोदावरी जाकर के बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा जो नदी है वो जाकर के सीधी बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। यानी मध्य प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं वो जाकर के या तो सीधे गिरेगी बंगाल की खाड़ी, या अरब सागर में, या किसी और नदी में गिर मिल जाती हैं। तो हम लोग उन नदियों की सबसे पहले बात करेंगे जो खुद अपने आप में अपवाह तंत्र है, अपने आप में बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है। जैसे नर्मदा, नर्मदा से टोटल 41 नदियां मिलती हैं, 41 नदियां मिलती हैं। वो सारी 41 नदियां है तो मध्य प्रदेश की, लेकिन वो मुख्य नदी नहीं है, वो सहायक नदियां हैं। और सहायक नदियां जो है वो मुख्य नदी में मिलती है और वो जाकर के मिल जाती है अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में। तो हम लोग बात करते हैं, चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी को। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के इन जिलों से गुजरती है। ये जो जिले आपको दिखाई दे रहे हैं वो आपको रटना है। सबसे पहले मध्य प्रदेश से जहां से निकलती है वो है आपका अनूपपुर। अनूपपुर से निकलने के बाद नदी कहाँ जाती है, देखिए हम लोग इसको ऐसे समझ लेते हैं, ये याद रहेगा आपको। मैप से समझेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से याद रहेगा। नर्मदा नदी का उद्गम सब जानते हैं कि कहाँ से होता है। अनूपपुर, अमरकंटक। अनूपपुर से निकल के नर्मदा नदी जाती है दो राज्यों, दो जिलों के बीच में। ऊपर आता है डिंडोरी और नीचे आता है मंडला। इन जिलों से निकल करके जाती है वो जबलपुर। जबलपुर जिले के बाद फिर नीचे उतरती है, और नीचे जो जिला पड़ता है उसका नाम है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद थोड़ा और नीचे उतरती है, तो यहाँ पर जो जिला आता है वो आता है आपका होशंगाबाद।
होशंगाबाद जिले के बाद नदी पहुंचती है ऊपर देवास। देवास के बाद फिर नीचे आती है हरदा। हरदा के बाद खंडवा, खरगोन, बड़वानी। सॉरी, खंडवा खरगोन से पहले हरदा के बाद सीहोर में भी जाती है। सीहोर में भी नदी प्रवेश करती है। सीहोर, सीहोर पहले आ जाता है, देवास बाद में आता है। सीहोर, देवास, फिर नीचे जाकर के खंडवा, खरगोन, बड़वानी, और आखिरी में जाकर के अलीराजपुर और गुजरात में प्रवेश कर जाती है। ये नर्मदा नदी इस तरह से बहती है। नर्मदा नदी से ऊपर से मिलने वाली नदियों की संख्या जो है वो टोटल 19 है। ऊपर से जो नदियां मिल जाती हैं उसकी टोटल संख्या कितनी है? 19 है। जबकि नीचे से मिलने वाली नदियों की संख्या टोटल 22 है। टोटल 19 इधर से मिलती है। इसको बोलते हैं राइट। कभी भी नदियों में ऊपर नीचे नहीं चलता। जैसे नदी को आप ऐसे समझ लो, ऐसे, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो राइट से 19 मिल रही है, लेफ्ट से 22 मिल रही है। तो 19 में कौन कौन सी, 22 में कौन कौन सी नदियों के नाम भी हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे हथीनी, एक झाबुआ में जाकर के हथीनी नाम की नदी मिल जाती ऊपर से। हथीनी नदी, हिरन, हिरन, हथीनी, और चंद्रकेशर, मान नदी। इंदौर के पास में एक चोरल नदी मिल जाती है। ऐसी बहुत सारी नदी, टोटल 41 है। टोटल 41 नदियों की बात कर रहा हूँ, उसमें से कुछ कुछ नदियां मैं लिख रहा हूँ। नीचे जो सबसे इंपॉर्टेंट नदी मिल जाती है वो तो आपकी तवा है। तवा मिलती है, शक्कर मिलती है, दूधी नदी मिल जाती है। ठीक है, तवा, शक्कर, दूधी, ये सब नदियां जो है नीचे से मिल जाती है। एक जबलपुर में नदी मिलती है बरगी, इसमें बरगी बांध बनाया गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि मध्य प्रदेश से टोटल जो नदियां मिलती हैं, कुछ ऊपर से मिलती हैं, कुछ नीचे से मिलती हैं। यानी राइट से मिलती हैं और लेफ्ट से मिलती है। राइट से मिलने वाली नदियों की जो संख्या है वो है 19, और लेफ्ट से मिलने वाली नदियों की संख्या जो है वो आपकी मिलेगी कितनी? 22 नदियां हैं। मध्य प्रदेश, ये जब ये गंगा नदी नर्मदा नदी निकलती है तो नीचे से एक नदी निकल जाती है, वहीं से जहां से गंगा निकलती है, और एक ऊपर पूर्व की तरफ बहना। जो नदी इधर मिल रही है वो मिल जाती है फिर से इसमें, ये है सोन नदी। और ये जो नदी है इसका नाम है जोहिला। जोहिला दिख रहा है आपको क्लियर? देखिए, सोन नदी और जोहिला नदी जो है ये एक दूसरे से मिल जाती है। यानी उसी जगह से जहां से नर्मदा मिलती है, उसी जगह से जोहिला और सोन नदियां भी मिल जाती हैं। देखते हैं हम लोग वापस ऊपर मैप में, ये जहां से मिलती है अनूपपुर में, वहीं से सारी नदी आपको मिल जाएगी। सोन नदी और ये जोहिला नदी ऐसे, और नर्मदा नदी इधर। नर्मदा और सोन नदी एक दूसरे के विपरीत बहती हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे या विकिपीडिया भी करोगे नर्मदा की हिस्ट्री के बारे में, तो नर्मदा नदी के बारे में एक बड़ा अच्छा वाकया है। हो सकता है आपको इंटरेस्टिंग लगे वो। नर्मदा नदी के बारे में जो कहानी कही जाती है वो कहानी इस प्रकार है। कहानी भी समझ लेते हैं हम लोग, क्या कहानी है। कहानी है कि नर्मदा के जो पिता है उनका नाम था मेखल। नर्मदा मेखल राजा की पुत्री थी। मेखल पुत्री थी। और नर्मदा के जो पिता थे राजा, उन्होंने नर्मदा का विवाह करने के लिए एक शर्त रखी थी। एक गुलाब की एक एक तरह का फूल आता है गुलाब का ही, कोई विशेष प्रकार के गुलाब के फूल की उन्होंने एक प्रतियोगिता रखी थी कि जो भी व्यक्ति, जो भी राजकुमार ये गुलाब का फूल लेकर के आएगा, सबसे पहले
नर्मदा की शादी उससे तय की जाएगी। तो ये जो गुलाब का फूल है ये लेकर के आए थे राजकुमार सोनभद्र। सोनभद्र सोन नदी का नाम है। सोनभद्र से मतलब है सोन नदी से। सोन नदी नद है, नदी नहीं है, एक मेल रिवर मानी गई है। तो नर्मदा का विवाह फिक्स कर देते हैं मेखल किससे? सोनभद्र से। और नर्मदा जी ने कभी सोनभद्र को देखा नहीं। तो नर्मदा क्या करती है, अपनी फ्रेंड को, नर्मदा की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम है जोहिला, उसकी दासी होती है वो, जोहिला को भेजती है कि जाके पता करो कि किस तरह के दिखते हैं सोनभद्र। तो सोनभद्र से मिलने के लिए जाती है जोहिला, लेकिन वस्त्र जो है, जो कपड़े हैं वो रानी के पहन के जाती है नर्मदा के। नर्मदा अपने वस्त्र देती है जोहिला को, और जोहिला मिलने जाती है सोनभद्र से देखने के लिए कि किस तरह का दिखता है क्या नहीं है। तो जैसे ही सोनभद्र के पास जाती है, सोनभद्र समझता है कि यही नर्मदा है, और वो तुरंत शादी का प्रस्ताव जोहिला को दे देता है। और जोहिला नहीं बताती है कि मैं नर्मदा हूँ। कहानी सुनेगा। जोहिला ये नहीं बताती कि मैं नर्मदा हूँ। जोहिला को लालच आ जाता है कि एक राजकुमार से एक दासी की शादी हो जाए, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो सोनभद्र को समझ में आ जाती है जोहिला, जो कि वो समझता है नर्मदा, और दोनों शादी कर लेते हैं। जब कई दिनों तक जोहिला वापस नहीं आती है, तो नर्मदा स्वयं जाती है मिलने के लिए कि भाई क्या हुआ है। तो सोनभद्र और जोहिला दोनों को साथ देख लेती है। दोनों जब उनको साथ दिखते हैं तो वो पूरा शॉक्ड हो जाती है कि क्या हुआ ये। तब वो नर्मदा सोनभद्र को पूरा सच्चाई बताती है और समझाने का प्रयास भी करती हैं कि ये जोहिला है, ये नर्मदा नहीं है, इसने धोखा किया है, जो भी है। तो आप इसको छोड़ करके मुझसे विवाह कर ले। सोनभद्र बोलते कि नहीं, अब विवाह हो गया है तो अब जोहिला है जो भी है यही रानी रहेगी, और आपसे विवाह नहीं किया जा सकता। उसी दिन से नर्मदा जी गुस्सा में आ गई, और नर्मदा जी पूरी उल्टी दिशा में बहना शुरू हो गई, और सोन उल्टी दिशा में बहना शुरू हो गया। और जोहिला का आप देखोगे जाकर के किस में मिल जाती है, सोन में मिल जाती है। इस प्रकार का कुछ यहाँ पर एक वाकया देखने को ये एक दंत कथा है, सही तो नहीं हो सकती, ठीक है। तो नर्मदा की बात करें तो नर्मदा कहाँ से निकलती है। नर्मदा पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है। कितनी किलोमीटर है? 1312 किलोमीटर है। और मध्य प्रदेश में ये नदी बहती है 1077 किलोमीटर। खाली इन दोनों डेटा से भी काम नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश में 1077 बहती है, तो गुजरात में कितनी बहती होगी? गुजरात का डाटा भी लिख लो। गुजरात में बहती है 161 किलोमीटर। महाराष्ट्र में भी कुछ हद तक जाती है। महाराष्ट्र में इसकी टोटल लंबाई है 84 किलोमीटर। ठीक है। तो ये नदी जो है मध्य प्रदेश में, एक मिनट, गुजरात में बहती है 161 किलोमीटर। महाराष्ट्र में बहती है MH 84 किलोमीटर। ये टोटल हो जाता है इसका 1312 किलोमीटर। 1077 बहती है मध्य प्रदेश में, A1 161 इसमें बहती है, और 84 किलोमीटर बहती है किसमें? महाराष्ट्र में बहती है। ठीक है। बाकी और इसकी खासियत क्या है कि ये दो राज्यों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। किन किन राज्यों के बीच में सीमा रेखा बनाती है? ये सीमा रेखा बनाती है गुजरात मध्य प्रदेश, गुजरात प्लस MP के बीच में बाउंड्री लाइन क्रिएट करती है 40 किलोमीटर की। और MP और महाराष्ट्र के बीच में बाउंड्री लाइन किलो क्रिएट करती है 32 किलोमीटर की। ये डेटा भी आपको लिखना है। ये 6 डेटा आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? टोटल लंबाई कितनी है, तो वो है 1312 किलोमीटर। मध्य प्रदेश में टोटल लंबाई कितनी है, तो वो है 1077 किलोमीटर। उसके अलावा गुजरात में 161 किलोमीटर, और महाराष्ट्र में 84 किलोमीटर बहती है। जबकि यही नदी मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच में 40 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है, और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में 32 किलोमीटर की सीमा रेखा बनाती है। अगर इसके भाग की बात परसेंटेज में की जाए, तो मध्य प्रदेश में टोटल 89.8% भाग नर्मदा का मध्य प्रदेश के हिस्से में आता है। जबकि 8.5% भाग जो है वो गुजरात में आता है। और सबसे कम जो है वो है
2.7% जो है वो महाराष्ट्र के अंदर में आता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें तो पढ़ ली। नर्मदा का नाम जो सबसे पहले रखा गया था वो रखा गया था नामोदास। सबसे पुराना नाम जो नामोदास कहा गया है वो टॉलीमी ने दिया है। टॉलीमी ने इसको नामोदास कहा है। जो नामोदास नाम रखा गया है ये टॉलीमी ने इसको रखा गया। मेकल श्रेणी से होने की वजह से इसका नाम एक और मेकल सूता भी रखा गया है। और रेवा नाम जो मिलता है ये ऋग्वेद में मिलता है। ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है कि मुरामदला, शांकरी, सोमो देवी, ये बहुत सारे नाम हो जाते हैं। लेकिन आपको 3 से 4 नाम याद रख लो काफी है। 3 नाम तो बहुत इंपॉर्टेंट है। टालिमी, क्लाडियस टालिमी एक ज्योग्राफर था, बहुत पुराना प्राचीन व्यक्ति है, जिसने नर्मदा नदी को नामोदस कहा है, नामोदास कहा है। और ऋग्वेदा में जो इसका नाम मिलता है, सबसे प्राचीनतम नाम जो ऋग्वेद में मिला है वो है रेवा। और मेकल श्रेणी से निकलने के लिए इसका नाम रखा गया है मेकल सुता। तो ये नाम आप याद रख सकते हो, इसके अलावा ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। डेटा आप याद रख लीजिए। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं कि दाईं ओर से 19 नदियां मिलती हैं जबकि बाईं ओर से 22 नदियां मिलती हैं। ठीक है, दाईं ओर से मिलने वाली नदियों के नाम है हिरन, वरना, चंद्रकेशर, हथिनी, मान। कुछ तो मैंने मैप में लिख दी थी, तो आप ज्यादा भी याद ना रखें, इंपॉर्टेंट कुछ 2 या 3 याद रख सकते हैं। हिरन, इसमें हिरन याद नाम याद रख सकते हैं आप। ठीक है, हिरन, हथिनी, मान, चंद्रकेशर, ऐसी कुछ नदी आप याद रख सकते हैं।